आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 9 पंचायती राज। पंचायती राज, पहले पंचायती राज का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। ये भारत के संविधान में कैसे शामिल हुआ। पंचायती राज जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, वो स्थानीय लोगों के हाथों में जाए, तो लास्ट तक जाए। यही क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। जब इतिहास के पन्नों में जब राजतंत्र चलता था, राजा महाराजा प्रमुख होते थे, तो उस समय पूरा सत्ता किसके हाथ में रहता था? राजा के हाथ में रहता था। तो लास्ट तक पूरा किसका सत्ता ही चलता था? राजा का। यदि किसी प्रजा को उसके क्षेत्र में, उसके गांव में कोई पुल बनाना है, कोई पुल टूट गया, उसका मरम्मत कराना है ना, कोई शिकायत कर, सीधा वो अर्जी किसको देता था? राजा को देता था। ऐसी होता था, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चोल वंश के राजाओं ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। चोल वंश के राजाओं ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। यानी केंद्र में राजा होता था और स्थानीय स्वशासनों में कई समितियां चलती थी। तो किसी जनता को यदि कोई मांग करना है, कोई शिकायत करना है, किसी चीज को बनाने की बात करनी है, तो वो राजा को ना बोलकर उस समिति को बोलता था, फिर वही उस काम को कर लेता था, है ना। तो ऐसा सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इतिहास के पन्नों में किसके द्वारा किया गया? चोल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। उसके बाद भारत में ब्रिटिश सरकार आया और ब्रिटिश सरकार में एक वायसराय हुए लॉर्ड रिपन। 1880 से लेकर 1884 तक ये भारत के वायसराय थे। कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने भी यही देखा कि अगर भारत की जनता को अपने गांव में, अपने वार्ड में कोई नाली बनवानी है, तो उसको सीधा कहाँ बताना पड़ेगा? वायसराय को बताना पड़ेगा। तब जाके वैसा संभव नहीं था, बहुत टाइम लगता था। और वायसराय इतना ब्रिज था नहीं कि वो पूरे भारत के नीचे स्तर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, देख कर सके। तब ये लॉर्ड रिपन ने 1882 में जिला बोर्डों की गठन कर भारत में किसकी शुरुआत की? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, है ना। जिला बोर्ड का गठन करके लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसीलिए इस लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी का विचार था कि भारत में भी पंचायती राज होना चाहिए, गांवों को भी प्रशासन में क्या होना चाहिए? हिस्सेदारी होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा में ये बात उठी कि पंचायती राज को संविधान में क्या करना है? शामिल करना है ना। गांधी जी का विचार था और लॉर्ड रिपन ने भी ब्रिटिश काल में क्या चालू कर चुका था? स्थानीय स्वशासन चालू कर चुका था। तो संविधान सभा में बात उठी कि पंचायती राज को किसमें शामिल करना है? संविधान में शामिल करना है। लेकिन इसके पक्ष में नहीं थे कौन? भीमराव अम्बेडकर ये पक्ष में नहीं थे। ये चाहते थे कि पंचायती राज को संविधान में शामिल न किया जाए। तो भाई अब सब शामिल करना चाहते हैं, केवल एक जने पक्ष में नहीं है। कौन? भीमराव अम्बेडकर, जो समय संविधान में प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इनको पूछा गया कि आप क्यों चाहते हो कि संविधान में पंचायती राज ना हो, तो इन्होंने अपना विचार बताया कि ब्रिटिश काल में गांवों का जो प्रमुख होता था वो कौन होता है? वो जो वहां का साहूकार, जो ज्यादा पैसा वाला है, वही क्या होता था? प्रमुख होता था। अब अगर हम पंचायती राज को संविधान में चालू करके गांवों में पंचायती राज लाते हैं, तो सरपंच पंच कौन बनेगा? जो गांव का बड़ा आदमी है ना। वो पहले ही भारतीय जनता का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। तो आजादी के बाद भी वही जब सरपंच बनेगा तो वो क्या करेगा? शोषण ही करेगा। इसीलिए भारत के संविधान में अभी पंचायती राज को शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार था किसका? B.R. अम्बेडकर। क्लियर है। लेकिन बाकी संविधान सभा के सदस्य क्या चाहते थे कि जो पंचायती राज है उसको किसमें शामिल किया जाए? संविधान में शामिल किया जाए। तब एक व्यक्ति थे के संथानन। क्या नाम था? के संथानन। इन्होंने सुझाव दिया, एक काम करते हैं, आपका भी बात रह जाएगा और बाकी लोगों का भी बात रह जाएगा। इस पंचायती राज को संविधान के भाग 4 अनुच्छेद नंबर 40 में शामिल करते हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 40 में रखते हैं किसको? पंचायती राज को। अगर राज्य चाहेगा तो वो अपने राज्य में पंचायती राज रखेगा, और अगर राज्य नहीं चाहेगा तो अपने राज्य में पंचायती राज नहीं रखेगा, है ना। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि राज्यों में ये सभी चीजें होनी चाहिए जो भाग 4 में बताया गया। ठीक है,
लेकिन उसको राज्य लागू करे ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए के सत्यानंद ने कहा कि पंचायती राज को हम अनुच्छेद नंबर 40 में रखते हैं। अब वो राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि पंचायती राज को राज्य में लागू करना है कि नहीं करना। इसीलिए पंचायती राज को अनुच्छेद नंबर 40 किसमें जोड़ा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्लियर है? अब जैसे तैसे संविधान बनी, संविधान लागू हो गई 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इसको पूरे भारत में लागू करना चाहते थे, लेकिन संविधान में नहीं आ पाया, इसलिए पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। तो इसने एक योजना के तौर पर भारत के क्षेत्रों में पंचायती राज को लाने का प्रयास किया। वो योजना था 1952 में आया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये पंचायती राज को गांवों तक लाने का एक योजना था जिसका नाम क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कुछ ही महीनों में ये फेल हो गया, है ना, कुछ ही महीनों में ये फेल हो गया। फिर अच्छा 2 अक्टूबर को आया ना, 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को गांवों तक लाने के लिए, इसको पूरे देश में लागू करने के लिए एक योजना लाई थी जिसका नाम क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। परंतु ये क्या हो गया? फेल हो गया। फिर एक साल बाद, अब 2 अक्टूबर 1953 राष्ट्रीय विस्तार सेवा इस नाम से फिर एक योजना लाई, और ये योजना भी कुछ समय बाद क्या हो गई? असफल। क्लियर है? तो पंचायती राज को लागू करने के लिए, लाने के लिए, देश में लाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में 2 योजना चलाई। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा। लेकिन दोनों क्या हो गया? फेल हो गया, दिमाग खराब हो गया किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 2 योजना चलाया, दोनों क्या हो गया? फेल। फिर उसने एक आदमी को बुलाया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता। और इसको बताया कि मैं जो योजना चला रहा हूँ पंचायती राज लाने के लिए वो क्या हो रहा है? असफल हो रहा है। तो तुम एक काम करो, क्या करो? पूरे भारत का सर्वे करो, जांच करो, बताओ कि इसको कैसे भारत में लाया जा सकता है। तो इसी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति, और इसने जांच किया। और जांच करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना रिपोर्ट सौंपा और पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बता भाई क्या थे तेरे रिपोर्ट में? तो बलवंत राय मेहता ने कहा कि आप कितना भी योजना चला लो, ये भारत में लागू होने वाला, मतलब भारत में पंचायती राज लागू नहीं होगा। ऐसा कैसे बोल दे? तो इसका कारण ये है, ये मतलब बोल रहा है बलवंत राय मेहता, इसका कारण ये है कि आप कहाँ किसको विकास करना चाहते हो? गांव को विकास कराना चाहते हो, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन लाना चाहते हो, और वहीं के लोग ही शासन में नहीं, तो कहाँ से विकास होगा? गांव में गांव का विकास कराना चाहते हैं पंचायती राज, और गांव के लोग ही अभी तक शासन से जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए आपका ये कार्यक्रम फेल होगा। आपको सबसे पहले लोकतंत्र का क्या करना पड़ेगा? विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। अभी भारत में क्या है? केंद्र सरकार है और क्या है? इसके नीचे राज्य सरकार। अब बताओ मेरे को, गांव के वार्ड नंबर 10 का नाली टूट गया, ब्लॉक हो गया, तो वो क्या मुख्यमंत्री शिकायत करेगा? उसको कितना टाइम लगेगा? तब तक वो ब्लॉक हुआ है, वो पूरा बाढ़ आ जाएगा, है ना? तो ऐसा है, इसीलिए आपका ये जो कार्यक्रम है वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। आप पहले लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करो। लोकतंत्र का क्या करना है? विकेंद्रीकरण करो। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण यानी जो लोकतंत्र है, जो शासन है, उसको अलग अलग हिस्सों में बांटकर जो शासन है वो कहां तक पहुंचाओ? गांव तक पहुंचाओ। इसी को क्या कहा गया? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। इसके लिए आप 3 स्तर का पंचायती राज, 3 स्तर पंचायती राज का निर्माण करो, जिसमें एक होगा ग्राम पंचायत, सबसे नीचे क्या होगा? ग्राम पंचायत, उसके बाद होगा पंचायत समिति, जिसको आज हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं, पंचायत समिति, और तीसरा होगा क्या? जिला पंचायत। जिला पंचायत है नहीं? तो आप भाई क्या योजना बताया करते? खुश हो गया खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? इसका योजना को बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से खुश हो गया, और इस योजना को उसने लागू करने के लिए, इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए उसने एक पंचायती राज की शुरुआत की। कहां से? राजस्थान से। कब? 2 अक्टूबर। इस रिपोर्ट को भारत में लाने के लिए, इस बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों को लाने के लिए उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज की शुरुआत की।
पंचायती राज की शुरुआत, पूरे भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहां से किया? राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला है ना, नागौर जिला का बगदरी गांव। कौन सा गांव था? बगदरी, इसको याद रखो। बगदरी गांव से उन्होंने इस 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का शुरुआत किया, राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव से, जब लोग बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट आई उसके बाद। क्लियर है? तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? 1957 में। इसने अपने रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिश किया कि लोकतंत्र का क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण किया जाए। इसके लिए 3 स्तर का पंचायती राज बनाने का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत होगा। और इस सिफारिश को मानते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत कर दिया। कहां से? राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव से। क्लियर है? इसीलिए इस बलवंत राय मेहता को लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। किसको? बलवंत राय मेहता को। साथ ही पंचायती राज का रूपरेखा या शिल्पकार, वास्तुकार और शिल्पकार भी किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज कैसे होगा ये सबसे पहले किसने बताया था? बलवंत राय मेहता ने बताया था। इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार या वास्तुकार कहा जाता है। और साथ ही लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। किसको? बलवंत राय मेहता। क्लियर है? और इस पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को कहां से हो गया? राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव से। किसने कर दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिला से आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। धीरे धीरे बाकी राज्यों ने भी पंचायती राज को योजना के तौर पर अपने अपने राज्यों में लागू करना क्या कर दिया? चालू कर दिया। जैसे पहले कहाँ हुआ? राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी होने लगा। ठीक, तो ऐसा पंचायती राज की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। अब उसके बाद 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसका प्रधानमंत्री कौन बना था? मोरारजी देसाई। उन्होंने सोचा कि जो पंचायती राज है वो 1957 में है, बलवंत मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में चलाया जा रहा है। तो 1957 से अभी 1977 20 साल हो गया है और 20 साल में कुछ न कुछ बदलाव की जरूरत पड़ी होगी। तो इसलिए मोरारजी देसाई ने इस बलवंत राय मेहता के बेटे अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति बनाई। कब? 1977। तो 1977 में पंचायती राज के लिए फिर एक समिति बनी जिसका नाम क्या था? अशोक मेहता समिति। क्या था? अशोक मेहता समिति। अब इस अशोक मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट दिया। उसने कहा कि जो पंचायती राज है वो 3 स्तर का नहीं, कितने स्तर का होना चाहिए? 2 स्तर का होना चाहिए। सीधा एक नीचे होना चाहिए मंडल पंचायत और एक होना चाहिए ऊपर जिला पंचायत। ऐसा कहा किसने? अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता ने कितने स्तर की बात की पंचायत में? 2 स्तर की, एक होगा मंडल पंचायत और एक होगा क्या? जिला पंचायत। इसने कहा कि इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? 4 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, इनको कर लेने का अधिकार देना चाहिए। कर लेने का अधिकार, अभी तक इनको कर लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन पंचायती राज को पंचायत में कर लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया कि जो पंचायत है उसको कर लेने का क्या देना चाहिए? अधिकार देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। वित्त आयोग का गठन जो कर लेगा या राज्य सरकार को जो कर प्राप्त होगा उसमें राज्य सरकार का और पंचायतों का कितना हिस्सा होगा, स्थानीय स्वशासन का कितना हिस्सा होगा, इसका निर्धारण करने के लिए किसका? वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। एसटी, एससी और महिलाओं को पंचायत में क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा इसने अशोक मेहता समिति ने क्या किया? सिफारिश की। और साथ ही इन्होंने बताया कि इसको इस आधार पर दलगत आधार पर चुनाव होना चाहिए। दलगत आधार पर चुनाव होना चाहिए। जैसे बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़े करेगा तो कांग्रेस अपना सरपंच का कैंडिडेट खड़े करेगा। ऐसा दलगत आधार पर क्या होना चाहिए? पंचायतों का चुनाव होना चाहिए। ऐसा इसने रिपोर्ट दिया था किसने? अशोक मेहता समिति। क्लियर है? ये इसका रिपोर्ट आया और ये रिपोर्ट को मोरारजी देसाई लागू करते
उससे पहले उनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई, है ना। फिर लगातार और सरकार बनती गई, गिरती गई, बनती गई, गिरती गई। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी देखा कि इस पंचायती राज को क्या करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए। बहुत दिन से किसका चल रहा था, वही बीबी बलवंत राय मेहता की समिति का ही चल रहा था। तो राजीव गांधी ने सोचा इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, इसीलिए राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने समिति बनाई, GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति। इसने 1885 में, कब बना, 1885। और इस GV.K. राव समिति ने कहा कि पंचायत जो है कितने स्तर का होना चाहिए, 4 स्तर का होना चाहिए। पंचायत कितने स्तर का, 4 स्तर का होना चाहिए। एक होना चाहिए ग्राम पंचायत, एक होना चाहिए जनपद पंचायत, एक होना चाहिए जिला पंचायत और एक होना चाहिए राज्य पंचायत। ऐसे पंचायत जो है 4 स्तर का होना चाहिए। ऐसा बताया था किसने, GV.K. राव समिति ने, जो कब आया था, 1885, है ना। इसके बाद इस समिति के रिपोर्ट से जो सरकार थी वो संतुष्ट नहीं थी, इसके लिए फिर एक समिति बनाई 1986, जो था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो कब आया, 1986, है ना। LM सिंघवी समिति कब आई, 1986। और इसने कहा कि पंचायत जो है कितने स्तर का होना चाहिए, 3 स्तर का होना चाहिए, वही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। और इसने जो सबसे बड़ी बात कही वो था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। संवैधानिक दर्जा यानी पंचायती राज को संविधान में क्या करना चाहिए, परमानेंट शामिल करना चाहिए। ऐसा तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात सबसे पहले किस समिति ने की थी, तो कौन सी समिति थी, LM सिंघवी समिति। ये पेपर में पूछा था, क्लियर है। तो सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किस समिति ने कही थी, LM सिंघवी समिति ने कही थी, 1986 में आई थी। इसने भी, ये जो अशोक मेहता समिति था, इसी की तरह इसने भी कहा कि पंचायतों को कर लेने का क्या देना चाहिए, कर लगाने का अधिकार देना चाहिए, है ना, कर लेने का अधिकार देना चाहिए। इसने कहा कि चुनाव कराने के लिए, है ना, इसने कहा कि चुनाव कराने के लिए क्या होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए, है ना। चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग हो, प्रतिवर्ष, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो राज्यपाल के द्वारा। ऐसा सुझाव दिया किसने, आपका LM सिंघवी समिति ने। और उसने कहा कि जो चुनाव है वो दलगत नहीं होना चाहिए, दलगत आधार नहीं होना चाहिए। जैसे इसने कहा था, अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था, दलगत आधार होना चाहिए। इसने कहा था कि दलगत नहीं होना चाहिए क्योंकि गांव के लोग जो है पार्टी से जुड़े हुए जरूरी नहीं है। गांव के लोग पार्टी से कम जुड़े होते हैं, कांग्रेस बीजेपी से नहीं जुड़े होते, इसीलिए दलगत आधार नहीं होना चाहिए। LM सिंघवी समिति ने कहा कि जो पंचायती राजों का चुनाव है वो दलगत आधार पर नहीं होना चाहिए। ऐसा किसका था, LM सिंघवी समिति का। अब इसने किसकी बात कही थी, सबसे बड़ी बात कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो राजीव गांधी ने सोचा जब इतना बड़ा काम करना है कि पंचायती राज को क्या देना है, संवैधानिक दर्जा देना है, तो अच्छा से टटोल कर लिया जाए, अच्छे से नाम तोड़ लिया जाए पंचायती राज को, फिर क्या किया जाएगा। तो इसीलिए राजीव गांधी ने एक और समिति बनाई जिसका नाम था PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति, ये था 1988, तब था ये 1988 में आया। और इसने भी 3 स्तर की बात कही, संवैधानिक दर्जा की बात कही, है ना, संवैधानिक दर्जा की बात कही थी किसने, इसने भी कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए, कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। और PK थुंगन समिति ने भी कहा था कि राज्य वित्त आयोग का गठन करें। मतलब PK थुंगन समिति ने LM सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति का मिला जुला क्या किया था, रिपोर्ट पेश किया। क्लियर है। अब राजीव गांधी कंफर्म हो गए तीनों समिति के रिपोर्ट से कि पंचायती राज को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। तो राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन लाया, 64वां संविधान संशोधन 1989, 64वां संविधान संशोधन 1989, है ना। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लाया, 64वां संविधान संशोधन लाया। ये लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा में क्या हो गया, पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया।
राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। यदि राज्यसभा में पारित हो जाता तो संवैधानिक दर्जा कब मिल गया होता? 1989 में मिल गया होता। लेकिन राजीव गांधी ने संवैधानिक दर्जा देने के लिए पंचायती राज को 64वां संविधान संशोधन 1979 लाया, जो लोकसभा में क्या हो गया? पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, क्योंकि लोकसभा में उनकी बहुमत थी, राज्यसभा में बहुमत नहीं थी, इसलिए पास नहीं हो पाया। और 1989 में सरकार खत्म हो गया राजीव गांधी का, नया प्रधानमंत्री कौन बना? वीपी सिंह बना, है ना। उसने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की, लेकिन उसका जो संविधान संशोधन आया किसके द्वारा? वीपी सिंह के द्वारा, वो तो लोकसभा में भी पास नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री हुए कौन? पीवी नरसिम्हा राव। कौन हुए? पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री हुए और इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया। 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया, जो 22 दिसंबर 1992 लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 राज्यसभा से पारित हुआ और 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति ने इस संशोधन विधेयक क्या किया? साइन किया, जिससे पंचायती राज किसमें शामिल हो गया? आपके संविधान में शामिल। क्लियर है? तो 22 दिसंबर 1992 ये लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 ये राज्यसभा से पारित हुआ, 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति ने इस पे क्या किया? साइन किया। याद करो इस समय राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, इसके बाद है 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज को पूरे देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को पूरे देश में क्या किया गया था? लागू किया। क्लियर है? तो 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992, और ये लागू कब हुआ? 1993। इसीलिए कहीं पर देखना 92 लिखा रहता है, कहीं पर क्या लिखा रहता है? 93 लिखा है। तो वास्तविक में विधेयक 92 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो लोकसभा से कब पास हुआ? 92 में, और राज्यसभा से कब पास हुआ? 92 में। इसीलिए संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब आया था? तो 1992। क्लियर है? और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को पूरे देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। तो इस तरह पंचायती राज को जब 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में शामिल किया गया, तो इसको संविधान के भाग किसमें रखा गया? 9 में रखा गया। भाग 9 में रखा गया, और भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 243 था, और 243 ए से ओ तक, ए से लेकर ओ तक नए अनुच्छेद बनाए गए। भाग 9 में पंचायती राज को शामिल किया गया। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद नंबर 243 ए से लेकर ओ तक क्या किया गया? पंचायती राज को शामिल किया गया, और पंचायती राज के लिए एक अलग से अनुसूची बनाई गई, अनुसूची नंबर 11, जिसमें पंचायती राज के लिए 29 विषयों का वर्णन है। कितने विषयों का वर्णन है? 29 विषयों का वर्णन है। साथ ही पंचायती राज को राज्य सूची का विषय रखा गया, राज्य सूची में रखा गया। पंचायती राज को कहाँ रखा गया? राज्य सूची में रखा गया। यानी पंचायती राज से संबंधित जो भी नियम कानून बनाने हैं वो किसका अधिकार होगा? राज्य का अधिकार होगा। तो इस तरह से पंचायती राज को संवैधानिक क्या मिला? दर्जा। क्लियर है? इसी के साथ साथ एक और संविधान संशोधन हो रहा था, 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992, और इसके तहत ये ग्रामीणों के लिए था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज, शहरी क्षेत्रों के लिए जो स्थानीय स्वशासन लाया गया वो किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? 74वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया स्थानीय स्वशासन। और इस स्थानीय स्वशासन को संविधान के भाग नंबर 9 में रखा गया, अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक,
कहाँ तक 243 बी से लेके 243 जेड तक भाग 9 का में स्थानीय स्वशासन को रखा गया और इसके लिए भी एक नई अनुसूची बनाई गई, अनुसूची नंबर 12 स्थानीय स्वशासन, और इसके तहत कुल 16 विषयों को रखा गया। इसके तहत कितने विषय रखे गए हैं? 16 विषय रखे गए। क्लियर है? ये विषय का मतलब समझते हैं? मतलब जो ये अनुसूची नंबर 11 में 29 विषय है, उन विषयों पर ही पंचायती राज क्या करेगा? काम करेगा। सड़क, पानी, नल, ऐसा ये सब पर काम करेगा कौन? पंचायती राज। जो 16 विषय अनुसूची नंबर 12 में है, उसके ऊपर कौन काम करेगा? स्थानीय निकाय काम करेगा। तो ऐसी अनुसूची नंबर 12 में 16 विषय और अनुसूची नंबर 11 में 29 विषय को क्या किया गया है? रखा। क्लियर है? तो इस प्रकार और भाग 9 में है पंचायती राज और भाग 9 का में क्या है? स्थानीय स्वशासन। ठीक है? तो किस अनुच्छेद में क्या है वो बस अभी देखेंगे, बाकी डिटेल जो अनुच्छेद में लिखा है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? तो भाग 9 और 9 का के अनुच्छेद देखेंगे इसके बाद। तो भाग 9 में क्या है? पंचायती राज, और भाग 9 का में क्या है? 9 का इसमें है स्थानीय स्वशासन। ठीक, ये अनुच्छेद नंबर कहां से चालू होगा? 243, और 243 में है परिभाषा। उसी तरह ये अनुच्छेद नंबर कहां से चालू होगा? अनुच्छेद नंबर 243 बी से चालू होगा, और इसमें भी है परिभाषा। ठीक है? यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 243 ए इसमें है ग्राम सभा। इसमें क्या है? ग्राम सभा। तो यहाँ पर ग्राम सभा है, तो शहरों में ऐसे किसी सभा का उल्लेख नहीं है, इसीलिए वहां पर कोई अनुच्छेद नहीं पड़ेगा। ठीक है? अनुच्छेद नंबर 243 बी ग्राम पंचायतों का गठन या पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। ठीक है? तो यहाँ पर अगला अनुच्छेद क्या बनेगा? अनुच्छेद नंबर 243 क्यू, इसमें है नगर निकायों का गठन, नगर निकायों का गठन। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद नंबर कौन सा बनेगा? 243 सी पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। तो यहाँ पर बनेगा नगर निकायों की संरचना, अनुच्छेद नंबर 243 8 नगर निकायों की संरचना। ठीक है? ग्राम का क्षेत्र जो है छोटा होता है और जो शहरी वाला वार्ड जो है उसका क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमको वार्ड समितियों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 243 एस वार्ड समितियों का गठन, वार्ड समितियों का गठन। ठीक है? उसके बाद देखो दोनों में लगातार चलेगा। अनुच्छेद नंबर 243 डी, 243 ई, 243 एफ और 243। वैसे यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 243 डी, अनुच्छेद नंबर 243 यू, अनुच्छेद नंबर 243 बी और अनुच्छेद नंबर 243 एफ। ठीक है? यहाँ पे है आरक्षण, यहाँ पर भी क्या है? आरक्षण। यहाँ पर है अवधि, यहाँ पर भी है अवधि, अवधि कार्यकाल। ठीक है? उसके बाद 243 एफ में बताया गया है अयोग्यताएं, है ना, कि करने के लिए क्या योग्यता और क्या अयोग्यताएं होना चाहिए। तो ये किसमें बताया गया है? 243 एफ में पंचायतों के लिए। वही नगर निकायों के लिए किस बताया गया है? 243 बी में बताया गया है योग्यताएं। ठीक, उसके बाद पंचायतों की शक्ति क्या क्या होगी, कौन देगा, कैसे होगा, ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 243 जी में शक्ति। और नगर निकायों की शक्ति जो है 243 किसमें बताया गया है? में बताया गया। क्लियर है? तो ये प्रमुख अनुच्छेद हैं पंचायती राज और किसके? स्थानीय स्वशासन के। इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही जो भी और जरूरत के अनुच्छेद होंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे वो भी मैं साथ साथ बताते चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे।